सबसे पहले खबर राजधानी यानी कि जयपुर की। मुख्यमंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं से संभाग संगठन संवाद कार्यक्रम। सीएम ने बजट को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। विकसित बजट पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। भरतपुर और अजमेर संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से सीएमआर में संवाद किया। कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए गए। बैठक में मदन राठौड़, वसुंधरा राजे, अरुण चतुर्वेदी, सीपी जोशी, अशोक परनामी, ओंकार लखावत और राजेंद्र राठौड़ सहित वरिष्ठ बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए। बजट पर तमाम कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया और उनके पास में मंच पर आपने देखा कि कई दिग्गज भी मौजूद है। और बजट आया जिसके बाद लगातार सीएम ये दावा करते हुए दिखाई दिए कि बजट काफी मजबूत है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, रूबरू होते हैं और इसी दौरान जितने भी कार्यकर्ता यहां पर आए उन सभी ने अच्छे बजट के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। और ये तस्वीरें देख लीजिए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी इस दौरान मौजूद रही। राजेंद्र राठौड़ यहां पर दिखाई दिए, सीपी जोशी, तमाम बड़े दिग्गज, बड़े चेहरे इस मंच पर मौजूद रहे। तो जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवाद कर रहे थे, बड़ी गंभीरता उनके चेहरे पर। एक मजबूत संवाद ही कहीं ना कहीं मजबूत राजस्थान की नींव होता है, क्योंकि आप कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हैं। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए बयाना विधायक यानी कि डॉक्टर रितु बनावत ने राज्य मार्गों पर टोल वसूली को लेकर के सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जहां नितिन गडकरी की वार्षिक पास योजना में 3000 में 200 टोल प्लाजा तक सुविधा मिलती है, तो वहीं राज्य में कम दूरी पर ज्यादा टोल वसूला जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए जयपुर मार्ग का हवाला दिया, जहां पर 180 किलोमीटर में नेशनल हाईवे पर कम शुल्क लगता है, लेकिन कम दूरी के स्टेट हाईवे पर ज्यादा टोल वसूला जा रहा है। उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया के 2018 के फैसले का भी उल्लेख किया। राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने 15 अगस्त 2025 को वार्षिक पास योजना का शुभारंभ किया, जिसके अंतर्गत 3000 रुपए में 200 टोल और प्रति टोल 15 रुपए का व्यय जो लोगों से जो लिया जाता है शुल्क, वो 15 रुपए प्रति टोल है। लेकिन इस योजना ये योजना जो है वो बहुत लोगों के लिए फायदेमंद योजना है और स्वागत योजना है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान के हाईवेज की बात करें, तो उनकी स्थिति कुछ और ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि बयाना में जो ब्रह्माद जो हमारा टोल है, वहां से अगर कोई व्यक्ति जयपुर आना चाहता है, जिसकी कुल दूरी है 180 किलोमीटर, और इस 180 किलोमीटर में जो 139 किलोमीटर है वो नेशनल हाईवेज पर सफर करता है, और चौपहिया वाहन का जो टोल लगता है वो मात्र 30 रुपए लगता है, जबकि 41 किलोमीटर जो है उस व्यक्ति को स्टेट हाईवेज पर चलना पड़ता है, और जिसमें तीन टोल आते हैं। पहला ब्रह्माद, दूसरा भोड़ा गांव और तीसरा छोकरवाड़ा में अतरामपुरा। इन तीनों टोलों की जो कुल दूरी है वो 41 किलोमीटर है और उसको 120 रुपए चुकाने पड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है, और एक हिसाब से ये कहा जाए कि टोलों पर लूट हो रही है। कहां 139 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे। जयपुर से खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया है और राजस्थान विश्वविद्यालय के महाराजा और महारानी कॉलेज की जमीन हस्तांतरण का विरोध किया है। भारत भूषण यादव ने भूमि स्वामित्व में गंभीर विसंगतियों का आरोप भी लगाया। महाराजा कॉलेज के 48 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर विवाद हुआ। महारानी कॉलेज की 29 बीघा 17 बिस्वा जमीन को लेकर भी सवाल खड़े हुए। राजस्व रिकॉर्ड में स्वामित्व विश्वविद्यालय की बजाय अन्य विभागों के नाम दर्ज किए गए। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि JDA और नगर निगम के नाम दर्ज होने का दावा किया गया। ABVP की मांग है कि राजस्व रिकॉर्ड में तत्काल नामांतरण सुधार किया जाए, भूमि फिर से राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम दर्ज करने की मांग की जाए और परिसर और संबंध कॉलेजों का सीमांकन करके अतिक्रमण मुक्त करने की मांग यहां पर की गई है। तो आप देखिए तस्वीरें, हाथों में तख्तियां लेकर के ये मांग की गई है, आंदोलन किया गया है। और ये पूरा मामला जो है महाराजा और महारानी कॉलेज की
जमीन से जुड़ा भूमि स्वामित्व में गंभीर विसंगतियों के आरोप लगे हैं। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र के शिकारपुरम इलाके में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में आग लगने की सूचना पर व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। तस्वीरें देख लीजिए। आपदा जैसे हालात में तुरंत कार्रवाई और कोऑर्डिनेशन व्यवस्था को परखने के उद्देश्य से ये संयुक्त अभ्यास किया गया। सूचना मिलते ही प्रशासन, सिविल डिफेंस और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमें मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्यों का प्रदर्शन भी किया गया। अभ्यास के दौरान गैस रिसाव और आगजनी की काल्पनिक स्थिति बनाकर प्रभावित क्षेत्र खाली कराने, घेराबंदी करने, आग पर कंट्रोल पाने और घायलों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया का अभ्यास भी किया। इस ड्रिल के जरिए विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन, उपकरणों की उपलब्धता और प्रतिक्रिया समय को भी परखा गया। प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसे अभ्यास जारी रखने की बात कही है। और अब बात सिरोही की कर लेते हैं, जहां पर नशे के काले कारोबार पर बड़ा प्रहार किया गया है। आबूरोड के रीको थाना पुलिस ने 204 किलो अवैध गांजा जब्त करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आप देख लीजिए। बताया जा रहा है कि अवैध गांजे की एक खेप उड़ीसा से गुजरात के राजकोट ले जाई जा रही थी। नशे के सौदागरों के खिलाफ आबूरोड रीको पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने मौके से आरोपी दीपक जाधव नाम के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। ये पूरी कार्रवाई थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में हुई, जिसे जिले में नशे के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। और चलिए बात सवाई माधोपुर की, जहां पर चौथ का बरवाड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां चौथ माता मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। यहां करीब 15 दुकानें हटाई गई। 15 से ज्यादा दुकानों को हटाया गया और अन्य दुकानों में सामान ज्यादा होने से उन्हें 2 दिन का समय भी दिया गया। दूसरी तरफ कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, जिसके बाद वन विभाग ने प्रशासनिक कार्रवाई रोकने वालों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करने की बात कही है। एक्चुअली पहले से ही यहाँ जो दुकानें हैं ये वन विभाग की जमीन पर हैं और इनको हटाने के लिए कि अपना सामान ही सतह यहाँ से हटा ले, इसलिए पूर्व में नोटिस भी दिए जा चुके हैं। राजस्थान वन अधिनियम के तहत इनके लिए नोटिस जारी किए गए थे और इनसे पहले समझाइश भी की गई थी कि आप यहाँ से दुकानें हटा लें, ताकि जो लघु स्क्वाड का स्वीकृत हुई है वन विभाग की जमीन पर, तो उसके तहत जो दीवार बनाने का काम है, 4 दीवारी का काम करना, उस काम को पूर्ण किया जा सके। वगैरह टेंडर की प्रक्रिया, दीवार बनाने के लिए टेंडर भी जारी हो चुका था और हमें ये दीवार मार्च से पहले पूर्ण करनी थी। आज कितनी कार्रवाई की गई और कितनी कार्रवाई बाकी है? अभी तक लगभग जितनी दुकानें खाली हो चुकी थी उनको खाली को उस जगह तक अपन लगभग। और अब बात ब्यावर की, जहां पर कर्नाटक पुलिस की एक विशेष टीम नवंबर माह में हुई ज्वेलरी शॉप चोरी के मामले की जांच के सिलसिले में राजस्थान के ब्यावर पहुंची है। ये मामला कर्नाटक में स्थित रॉबर्ट सोनपेट सर्कल केजीएफ थाना क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी से जुड़ा है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने एक आभूषण दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात पार किए थे। पुलिस द्वारा मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि चोरी का कुछ माल ब्यावर शहर में बेचा गया है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान संदिग्ध लेन देन और सोने चांदी की खरीद के दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल भी की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला है। कर्नाटक में जांच के लिए ब्यावर पहुंची है पुलिस की पूरी टीम। सर्राफा बाजार में पूछताछ चल रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ये तस्वीरें ब्यावर की वो सवाल खड़े करती है कि आखिरकार लगातार राजस्थान में चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है। आखिरकार चोरों में किसी भी तरह का खौफ क्यों नहीं है, कानून व्यवस्था का भय क्यों नहीं है। करौली के हिंडौन सिटी की बात करेंगे, जहां पर कृषि उपज अनाज मंडी में बुधवार को आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक थोक व्यापारी की फर्म पर छापेमारी की। इनकम टैक्स विभाग की टीम दोपहर करीब 1 बजे मंडी पहुंची और दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की, जो कि देर शाम तक जारी रही। सूत्रों के मुताबिक टीम जयपुर से पहुंची थी और कैलाश नगर स्थित मंडी में संबंधित फर्म के आयकर रिकॉर्ड,
लेन देन और कारोबारी दस्तावेजों को खंगाला भी गया। अधिकारियों ने लाखों रुपए के कारोबार से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड पर भी गहनता से पूछताछ की। कार्रवाई के दौरान मंडी में हलचल बनी रही और अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप का माहौल देखा गया। फिलहाल विभाग दस्तावेजों की जांच कर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, हिंडौन सिटी की है, जहां पर मंडी के व्यापारियों में कार्रवाई के मद्देनजर हड़कंप मचा हुआ है। और चलिए बात भरतपुर की, जहां पर एक युवक की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हुई। मृतक की पहचान योगेश पुत्र विजय के रूप में हुई है, जो कि कुम्हेर थाना क्षेत्र के सोगर गांव का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक युवक भरतपुर में प्रकाश होंडा के पास में अचेत अवस्था में मिला। अस्पताल में इलाज के दौरान देर रात युवक की मौत हुई। कोतवाली थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। मृतक योगेश मजदूरी का काम करता था और मंगलवार को सुबह घर से मजदूरी के लिए भरतपुर आया था। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। और परिजनों को सूचना की, परिजनों को थाने पर बुलाया गया, उनसे तहरीर ली गई। तहरीर लेकर के मर्ज दर्ज कर आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम की शुरू करवाई। अस्पताल में आकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू है और पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस बच्चे को प्रकाश होंडा के पास अचेत अवस्था में बताया था, जिसको परिजन लेकर के आए थे और अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई और आज उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम करा करके उनके परिजनों को लाश सुपुर्द की जाएगी। परिजन यहाँ। और आप कपासन की बात करेंगे, जहां पर 11 साल पुराने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया। आरोपी को 4 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। कपासन में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के 11 साल पुराने मामले में अपर और जिला सेशन न्यायाधीश डॉक्टर महेंद्र सोलंकी ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी दुर्गेश को दोषी ठहराया है। जानकारी के मुताबिक साल 2015 में भट्टो का बामनिया का रहने वाले दुर्गेश को पुलिस ने अवैध रूप से डोडा चूरा परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 12 गवाह और 23 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए। तो ये मामला 11 साल पुराना है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कपासन डॉक्टर महेंद्र जी सोलंकी द्वारा आज से लगभग 10-11 वर्ष पुराने एक अवैध डोडा चूरा परिवहन के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें अभियुक्त टेणु उर्फ दुर्गेश निवासी भट्टो का बामनिया को कपासन थाना ने 14 किलो से अधिक डोडा चूरा अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा था तथा न्यायालय में चालान पेश किया, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह एवं। और चलिए खबर जयपुर की, सीएमआर में दिखी सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की बॉन्डिंग। जी हाँ, बूंदों की फुहारों के बीच दिखी स्वाभाविक मुस्कुराहट। खुशनुमा मौसम में सीएम भजनलाल के साथ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की कदमताल। तो जयपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीच में बॉन्डिंग देखने को मिली। और इस बॉन्डिंग की चर्चा इसलिए भी है, लगातार ये आरोप लगते रहे कि आखिरकार कहीं खटपट तो नहीं है, एकजुटता को लेकर के आरोप लगे और उसी बीच जब ये तस्वीरें आती हैं वो तमाम आरोप भी खारिज हो जाते हैं। तो राजस्थान की 2 बार की महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है वसुंधरा राजे, और अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में ये तस्वीरें जो कि राजस्थान की राजनीति की एकता को दर्शाती है। जयपुर में विधानसभा की कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य संबंधी अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कोरोना वैक्सीन और हार्ट अटैक के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने दावा किया कि कोरोना के बाद युवाओं में हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और इस विषय पर वैज्ञानिक शोध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों में वैक्सीन को लेकर के भ्रम है और कुछ लोग इसे हार्ट अटैक से जोड़कर भी देख रहे हैं। इस पर बीजेपी विधायकों ने कड़ा विरोध जताया और बयान को भ्रामक बताया। दोनों पक्षों के बीच में तीखी नोकझोंक और बयानबाजी के चलते सदन का माहौल काफी देर तक गर्माता रहा। विवाद के बीच मेहर ने दोहराया कि उनका उद्देश्य केवल स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर रिसर्च की मांग उठाना है। और चलिए आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार
स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खीवसर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये सब तो आप भले ही कर लो, लेकिन मैन पावर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैन पावर के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के 5 साल में, ये चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस के 5 साल में केवल 29,000 इन्होंने भर्तियां की, गैजेटेड और नॉन गैजेटेड मिला के, और हमने 2 साल के अंदर 52,409 2 साल में बनाम 29,000 5 साल में। मैं लीडर ऑपोजिशन को कहूंगा कि मैं आपको ये सब कागज दे दूंगा, आप इसकी आराम से क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेना, आप बता देना कोई भी मेरा आंकड़ा गलत है, ठीक है ना? ओके। हमारे जो है 35,753 हमारी जो भर्तियां हो चुकी हैं, और इसके अंदर 35,000 तो हमारे आ गए, ये हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स और जो आपके नॉन गैजेटेड, और गैजेटेड डॉक्टर्स 1907 आ गए, तो 37,660 ही हो गए। अभी बाकी जो है 14,149, ये अगले 2-4 महीने के अंदर हमारे पास नर्सिंग स्टाफ और आ जाएगा और 600 डॉक्टर आ जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान की इतिहास में कभी भी ये हुआ है कि 25,000 नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स को राजस्थान पोर्टल पर मेरिट पर उनको डाल के उनसे चॉइस मांग के लेडीज को स्पेशल प्रिविलेज देके कि सिंगल लेडी है, डाइवोर्स है, विडो है, उसके मार्क्स देके और उनसे पूछा गया कि आप कहां जाना चाहते हो, उनकी चॉइसेस ली गई। हम जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रहे हैं फॉर मेंटल हेल्थ इन एसएमएस हॉस्पिटल। अभी जो मैंने आपको बताया है, इसके अंदर अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग है, जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, वैसे वो जरूर तो आपकी है, और मेरे नाम से आप कराओ तो कोई एतराज नहीं। वैसे अध्यक्ष जी, मेंटल हेल्थ को लेकर ये मजाक भी सही नहीं है, क्योंकि ये बीमारी है, इस तरह मजाक उड़ाना भी आपको शोभा अरे नहीं है। बिराजो ये भी आप ध्यान रखो। बिराजो माननीय अध्यक्ष महोदय, बिराजे हमारे जो आज हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है करंटली, जिला चिकित्सालय हैं 63, उप जिला चिकित्सालय हैं 125, सैटेलाइट अस्पताल हैं 32, CHC है 849, PHC हैं 2,732, आपके उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वो है 15,292, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र हैं 118, डिस्पेंसरी हैं 183 और कुल अन्य चिकित्सा संस्थान है 47। तो हमारे लगभग 20,000 जो है हमारी हॉस्पिटल्स, चाहे छोटे हों मोटे हों, तो ये और मेडिकल कॉलेजेस को मिला के मैंने जो पहले तो बजट की बात करी कि हमने दिल खोल के पैसा दिया, हमने बजट बहुत तकड़ा दिया इस डिपार्टमेंट को। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा बहुत मजबूत है। इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय, ये सब तो आप भले ही कर लो, लेकिन मैन पावर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैन पावर के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के 5 साल में, ये चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस के 5 साल में केवल 29,000 इन्होंने भर्तियां की, गैजेटेड और नॉन गैजेटेड मिला के, और हमने 2 साल के अंदर 52,409 2 साल में बनाम 29,000 5 साल में। मैं लीडर ऑपोजिशन को कहूंगा कि मैं आपको ये सब कागज दे दूंगा, आप इसकी आराम से क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेना, आप बता देना कोई भी मेरा आंकड़ा गलत है, ठीक है ना? ओके। हमारे जो है
35,753 हमारी जो भर्तियां हो चुकी हैं और इसके अंदर 35,000 तो हमारे आ गए, ये हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स और जो आपके नॉन गेजेटेड, और गेजेटेड डॉक्टर्स 1907 आ गए, तो 37,660 ही हो गए। अभी बाकी जो है 14,149, ये अगले 2-4 महीने के अंदर हमारे पास नर्सिंग स्टाफ और आ जाएगा और 600 डॉक्टर आ जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान की इतिहास में कभी भी ये हुआ है कि 25,000 नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स को राजस्थान पोर्टल पर मेरिट पर उनको डाल के उनसे चॉइस मांग के लेडीज को स्पेशल प्रिविलेज देके कि सिंगल लेडी है, डाइवोर्स है, विडो है, उसके मार्क्स देके और उनसे पूछा गया। बढ़ेंगे आगे, भरतपुर की बात करेंगे, जहां पर राजस्थान लोक परिवहन सेवा से जुड़े बस संचालकों ने भरतपुर स्थित आरटीओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। तस्वीरें देख लीजिए। संचालकों का आरोप है कि रूट के समय में बदलाव और बसों के ठहराव का समय कम किए जाने से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। संचालकों का कहना है कि पूर्व निर्धारित समय सारिणी के मुताबिक ही बसों का संचालन किया जाए। इन बसों का संचालन भरतपुर से धौलपुर, बयाना, करौली, हिंडौन, डीग और रूपवास सहित विभिन्न रूटों पर किया जाता है। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बढ़िया टाइम टेबल से चल रही थी। ये जो 5 महीने पहले टाइम टेबल जारी हुए हैं नई गाड़ियों के, उन्होंने पैसा दे के हमारी गाड़ियों के जगह अपनी गाड़ियों को चला दिया है। आरटीओ साहब ने नई गाड़ियों को टाइम दे दिया है और पुरानी गाड़ियों को पीछे कर दिया गया है। इससे मोटरबाजी में रोष है और झगड़े होने की पूरी संभावना है। कंडक्टर ड्राइवर रोजाना ही परेशान हो रहे हैं। वो लोग दबंग पार्टियां हैं, कंडक्टर ड्राइवर को धमकाते हैं, हमारी गाड़ियों को हटा देते हैं। हमारी गाड़ियां लगातार 15 दिन से खड़ी हुई हैं। इसलिए हम मीडिया से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो ये है इसको चैनल पर पहुंचाया जाए। और आरटीओ साहब हमसे मिल नहीं रहे हैं, कोई भी अधिकारी हमको यहाँ मिल नहीं पाता। हमको रोज टाइम दिया जाता है। प्रतापगढ़ के अरनोद की ग्राम पंचायत चुपना में प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026 के तहत विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हुए इस कार्यक्रम में विकास अधिकारी अशोक डिंडोर, सहायक विकास अधिकारी संपत लाल खटीक और ग्राम विकास अधिकारी घनश्याम गायरी सहित ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अधिकारियों ने लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करते हुए इसके उपयोग को पूरी तरह बंद करने की अपील की है। इस दौरान गांव में प्लास्टिक कचरा संग्रहण, सार्वजनिक जगहों की सफाई और जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया। ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने गांव को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया। पंचायत लगातार जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए स्वच्छता को बढ़ावा दे रही है। टोंक के उनियारा में जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने उनियारा का अचानक से औचक दौरा किया और उनियारा थाना पहुंचे। तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान उन्होंने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली, जिनमें सदस्यों ने इलाके में नशा और स्मैक्चियों पर रोक, रोड किनारे खड़े वाहनों को हटाने, चोरी, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने, यातायात पुलिस कर्मियों की तैनाती और मंदिर चोरी सहित अन्य मामलों की जानकारियां दी। जिला पुलिस अधीक्षक ने इसके बाद संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश भी दिए। इस औचक निरीक्षण के दौरान उपाधीक्षक, थानाधिकारी, एएसआई सहित स्टाफ और सीएलजी के मेंबर भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, उनियारा की है। चौथ का बरवाड़ा से चोरू जाने वाली मुख्य सड़क का निर्माण कार्य अब फिर से शुरू हो चुका है, जिससे राहगीरों, वाहन चालकों और चौथ माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिली है। ये सड़क लंबे समय से अधूरी पड़ी थी और निर्माण एजेंसी ने गिट्टी डालकर काम छोड़ दिया था, जिससे धूल और दुर्घटनाओं का खतरा यहां पर बढ़ गया था। वहां के लोग इस हालत से लगातार नाराज थे। इस गंभीर मुद्दे को सच बेधड़क टीवी न्यूज चैनल ने प्रमुखता से उठाया और खबर के प्रसारण के बाद संबंधित विभाग हरकत में आया। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए कि वह निर्माण कार्य में तेजी लाए और तय समय सीमा में सड़क को पूरा भी करे।
और अब टोक के उनियारा की एक और खबर। उनियारा उपखंड में बारिश के साथ में ओलों की बरसी आफत। जी हां, आकाशीय बिजली की तेज गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के साथ में इलाके में बेर के आकार के ओले गिरे। तस्वीरें आप देख लीजिए। और बारिश के साथ में ओलों के गिरने से अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिली। फसलों को नुकसान हुआ। नगरफोर्ट, देवपुरा कला, लक्ष्मीपुरा, देवपुरी, श्रीनगर, कल्याणपुरा, रतनपुरा सहित अन्य क्षेत्रों में बरसात के साथ में बेर के आकार के ओले गिरने से किसानों की फसलों में नुकसान होने की संभावनाएं बनी है। और चलिए बात हनुमानगढ़ की, जहां पर जंक्शन की सब्जी मंडी को नवा बाईपास पर स्थानांतरित नहीं किए जाने से व्यापारियों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। सालों से लंबित इस मांग को लेकर के अब व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वर्तमान में मंडी संगरिया रोड के भीड़भाड़ वाले इलाके में संचालित हो रही है, जहां पर जगह की कमी और ट्रैफिक जाम से हालात बेकाबू रहते हैं। बुधवार को व्यापारी नवा बाईपास स्थित नए मंडी परिसर में इकट्ठे हुए और विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारी देवेंद्र शाक्य और केशव नानकानी ने बताया कि सालों पहले आवंटन और निर्माण पूरा होने के बावजूद मंडी शुरू हो ही नहीं पाई। उन्होंने नए परिसर में तोड़फोड़ और चोरी की घटनाओं पर भी चिंता जताई। व्यापारियों ने दुकानों का जल्द आवंटन और नियमित पुलिस गश्त की मांग की है। हनुमानगढ़ जंक्शन की सब्जी मंडी 12 साल से नवा बाईपास पे आवंटित की गई है, जिसकी बिल्डिंगों की स्थिति क्षतिग्रस्त होती जा रही है। आए दिन यहाँ पे चोरी हो रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और कृषि उपज मंडी कानों में तेल डाल के सो रही है। कृषि उपज मंडी को कोई भी किसी भी व्यवस्था से कोई भी मतलब नहीं है। जंक्शन सब्जी मंडी के अंदर आए दिन घटनाएं हो रही हैं। मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, पशु एक दूसरे को लड़ रहे हैं, जिससे जन हानि भी हो रही है, आर्थिक हानि भी हो रही है, मानसिक हानि भी हो रही है। यह व्यवस्था होती है, पूरी ट्रैफिक व्यवस्था हो रही है, अंदर से व्यवस्था हो रही है, पशुओं की व्यवस्था हो रही है, सब कुछ है। और अब बात बूंदी की, जहां पर सोनू सिंह हाड़ा हत्याकांड के मुख्य आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसका अवैध निर्माण ध्वस्त किया है। कार्रवाई का पीला पंजा आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। बूंदी के डाबी थाना क्षेत्र के बुधपुरा में आरोपी अरमान मलिक के मकान पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन के मुताबिक ये मकान आरोपी के पिता द्वारा अवैध रूप से बनाया था, जिसे पूर्व में नोटिस भी जारी किया था। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्रवाई हुई। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सोनू सिंह हाड़ा हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया था, जिसके बाद से ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही थी। प्रशासन की इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था के कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। तो ये कार्रवाई का पीला पंजा चलता हुआ पुलिस का जाब्ता यहां पर मौजूद रहा। जैसलमेर के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के सदराव गांव में पुरानी रंजिश को लेकर के दो गुटों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ, जिनमें 5 महिलाओं सहित कुल 18 लोग घायल हुए। आरोप है कि दावत में नहीं बुलाने के रंजिश के चलते हाजी खान ने अपने सहयोगियों को फोन करके बुलाया, जिसके बाद 5 गाड़ियों में सवार होकर आए और 15 से 20 लोगों ने सदराव गांव पहुंचकर मुरीद खान के घर पर लाठियों और पत्थरों से हमला किया। अचानक हुए हमले से गांव में दहशत फैल गई और घर में मौजूद महिलाएं भी गंभीर रूप से जख्मी हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल में किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 6 लोगों को हिरासत में लेकर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुछ नहीं, सुबह हम बैठे थे दुकान के आगे, उस टाइम मुरीद खान का नाम के हमारा भाई है, उनसे हाजी खान आता है गाड़ी शिफ्ट लेके, उनसे थोड़ी सी हाथाखपाई होती है दोनों के बीच में, मतलब गाड़ी गलूच होती है। वो चला जाता है, हाजी खान चला जाता है, थोड़ी देर बाद मुरीद आ जाता है। ठीक है, मुरीद ने कहा हमारी लड़ाई हो गई, आपस में बोलचाल हो गई, चलो कोई नहीं, होती रहती है। मैंने सोचा हम वापस घर चले आए। हम कितने 7 बंदे, सिर्फ परिवार के 7 बंदे, हम घर दुकान के आगे जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद में बाहर से आवाज़ आई, हमारी देर पड़ती बीच में, बाहर से आवाज़ आई। हमने सोचा कोई बच्चा पड़ गया, पता नहीं क्या। हम वहाँ से भाग पड़े। वहाँ से 7 जने वहाँ गए तो 40-50 आदमी, हाथ में हथियार, वो अब गाड़ी में पड़े, देख लो आप, हाथ में लट्ठे वगैरह सब, टोटल प्रोग्राम का वो प्रोग्राम करके आए थे आपके साथ। सब 40 किलोमीटर दूर से आए थे, जहाँ बंगुलकार की ढाणी पड़ती है वहाँ JGW, वहाँ से इन्होंने पूरा। बांसवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने महिला को निशाना बनाते हुए उसकी सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार हुए। बताया जा रहा है कि बदमाश करीब 2.5 तोले की सोने की चेन लेकर के भाग निकले। घटना के बाद
पीड़िता ने कोतवाली थाना पहुंचकर मामले को दर्ज करवाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी भी की गई। पुलिस टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान की कोशिश भी जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। बैंक से हमारे ये पड़ोसी है और हमारे इनकी बहू और ये दोनों जने हैं, वो बैंक से घर की ओर आ रहे थे और बराबर हाउसिंग बोर्ड अपने भवानी जी जोशी का मकान और जैन मंदिर है उसके पास में है, वो ये एक बाइक स्कूटी पे थे और पीछे से कोई संदिग्ध दोनों ने है, वो पीछे से पता नहीं इनको कोई ऐसा कांटा लगो ऐसा हुआ और चैन खींच ली इनकी और हाथ में बताते हुए बहुत तेज स्पीड से भाग गए। दो जने थे, वो करीब 3 तोले के बीच की चैन थी। क्या नाम है इनका? और इनका नाम देवबाला सेवक है। इनके हनुमानगढ़ की बात करेंगे। जिले के बिरानी गांव स्थित श्याम मंदिर पर गिरी आसमानी बिजली गिरने से मंदिर परिसर और पीछे के घरों में नुकसान हुआ। कई घरों के विद्युत उपकरण जले, ट्रैक्टर की बैटरी भी खराब हुई। गनीमत ये रही कि बिजली गिरने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो यह हनुमानगढ़ की तस्वीरें आप देख लीजिए। बिजली कड़कने से, बिजली गिरने से कुछ नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन गनीमत ये रही, हालांकि एक जानवर की भी मौत हुई है जो कि दुखद है, लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घरों में छोटा मोटा नुकसान हुआ। भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र में अचानक बदले मौसम ने जनजीवन को प्रभावित किया। मेजा गांव में तेज अंधड़ और ओलावृष्टि के चलते बहादुर सिंह दुलावत के मकान पर लगा सीमेंट शीट का बड़ा टीन शेड भरा कर गिर गया। तस्वीरें देख लीजिए। गनीमत रही कि घटना के समय शेड के नीचे कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टला। तेज हवा इतनी ज्यादा प्रचंड थी कि भारी टीन शेड भी टिक नहीं पाया और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे करके उचित मुआवजा देने की मांग की है। और चलिए आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर शिवपुरी के पिछोर के ग्राम खुरई में 22 साल के प्राइवेट शिक्षक मुकेश लोधी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं से बरामद होने से सनसनी फैल गई। तस्वीरें देख लीजिए। मुकेश मंगलवार शाम खेत पर सोने के लिए घर से निकले थे, जिसके बाद से वो लापता थे। बुधवार दोपहर कुएं के पास उनकी चप्पलें और गुलूबंद मिलने पर परिजनों को शक हुआ, जिसके बाद तलाश करने पर उनका शव कुएं में मिला। परिजनों ने मुकेश के चेहरे, आंख और गले पर चोट के निशान देखकर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर रिपोर्ट दर्ज की और कॉल डिटेल के आधार पर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। कुएं में एक व्यक्ति का शव मिलता है, जिससे सनसनी फैल जाती है। और ये लापता शिक्षक था, मतलब एक शिक्षक का शव मिला है। ब्लर करके इन तस्वीरों को हमने दिखाया है। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। हड़कंप मच जाता है। कुएं के पास में मृतक की चप्पलें भी बरामद हुई है और फिलहाल जितने भी मृतक के परिजन थे उन्होंने हत्या की आशंका यहाँ पर जताई है। अच्छा, कुआ कितनी दूर है आपके घर से? 1-8 किलोमीटर। अच्छा, खेत के पास में पड़ता कि कहीं बाहर है, अलग है? तो उधर है ही नहीं। तो देखकर आपको कैसा लग रहा है, किसी ने मारा है या वो खुद गिर गए? मारा है नहीं, दोनों आंखें मिटा दी, उसकी मुंह मिटा दिया, तो गले मिटा दिया। अच्छा, आंखें फूटी हैं? कान काट दिया आधा। आंखें फूटी हैं? कान कटा है? और कहाँ पर? और अब अंदर कपड़े पकड़ के नहीं दिख रहा, इतने। अच्छा, तो लाश आ गई आपकी? हाँ, आ गई। तो आपको किसी पे संदेह है ऐसा? अब संदेह अभी क्या कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब विचार करने पड़े। अच्छा, भाई का नाम क्या था? मुकेश लोधी। गोलू कहते थे। और किस पंचायत से है? ग्राम खुरई। अच्छा, ग्राम पंचायत खुरई से है। तो कब की घटना है ये? कितने टाइम की लगभग दिखाई आपको? 7 बजे की घटना है, लेकिन आज सवेरे लाया। तो लाश को देखकर आप नहीं लग रहा कि कितने टाइम पहले पानी में डूबा है वो? तो रात ही की डली है। खून निकल रहा है सब बराबर। अच्छा, खून निकल रहा है। हाँ। और हाथ पैर वगैरह उनकी? अब हाथ पैर वगैरह हमने कपड़ा नहीं हटाया, क्योंकि बोले तुम धक्का मत लगाओ। अच्छा, बच्चा था। अच्छा, कैसे खत्म हो गए? क्या हमें नहीं पता, हम तो कुआं में मिलो। कब मिला आपको? अबे मिलो है हमें 3 के आसपास। तो कब से लापता थे? ये
कल 7 बजे से शाम को। अच्छा अच्छा, किसी पे संदेह वगैरह है आपको? नहीं है, कितने दूर था घर से? घर से 1 किलोमीटर। अच्छा, किसके कुआं पर मिला ये वो विजय राम। अच्छा, आपको सूचना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में वायु सेना अधिकारियों से जयपुर में पहली बार आयोजित होने वाले एरोबैटिक शो की तैयारियों की जानकारियां ली। अधिकारियों ने बताया कि 20 और 22 फरवरी को जल महल की पाल पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के विमान और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के हेलीकॉप्टर रोमांचक हवाई करतब दिखाएंगे। आसमान में ट्राई कलर स्मोक का विशेष प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। आमजन को इस ऐतिहासिक आयोजन से जोड़ने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं हुई है और लगभग 50,000 दर्शकों की क्षमता भी तय की गई है। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक और वायुसेना अधिकारी मौजूद रहे। तो जयपुर में पहली बार एरोबेटिक शो होना है, जिसको लेकर के तैयारियां चरम पर है। 20 और 22 ये 2 दिन 20-22 तारीख को होना है। जल महल के ऊपर होगा और आसमान में देशभक्ति का नजारा भी देखने को मिलेगा। 20 और 22 फरवरी को रोमांचक हवाई प्रदर्शन होना है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी तरह से युद्ध स्तर पर जारी है। और आप देख सकते हैं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी इन तस्वीरों में है। तैयारियों को लेकर के चर्चाएं भी हुई। पहली बार इस तरह का शो होना है। 20 और 22 फरवरी को राजधानी जयपुर में रोमांचक हवाई प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जब आप आकाश की तरफ अपनी नजरें उठाएंगे तो रोमांचित कर देने वाला पहली बार एक ऐसा प्रदर्शन जिससे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए लाल सिंह फौजदार पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, 20 और 22 तारीख का शायद हर किसी को इंतजार रहेगा, खासतौर पर राजस्थान की आवाम को। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं एरोबेटिक शो को लेकर के? देखिए, बिल्कुल नुपुर, जयपुर में पहली बार ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। सूर्यकिरण और सारंग एरोबेटिक शो के संबंध में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसकी जानकारी आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरी ली है, क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम है। करीब 50,000 के आसपास दर्शक उस समय मौजूद रहेंगे। 20 और 22 फरवरी को जल महल की पाल पर ये एरोबेटिक शो में सूर्यकिरण डिस्प्ले की टीम, विमान, सारंग डिस्प्ले टीम, हेलीकॉप्टर्स के भाग लेंगे और ये बड़ा ही कार्यक्रम होता है, रोमांचकारी कार्यक्रम होता है इस दौरान। और ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया गया है। दर्शकों की कैसी व्यवस्था वहाँ रहेंगी, वीआईपी आएंगे उनकी किस तरह की व्यवस्था रहेगी, मीडिया की क्या व्यवस्था रहेगी। और ऐसे में सेना के अधिकारियों ने वहाँ मीटिंग ली है। और साथ ही खास बात यह है कि उस पूरे आसपास के इलाके का भी तैयार किया गया है, क्योंकि ये आसमान में होने वाला एक ऐसा कर्तव्य है जिसमें हमारे साहस के साथ साथ ही हमारी लगातार उत्तरोत्तर हो रही जो विकास यात्रा है उसको भी इसमें दर्शाया जाएगा। ऐसे में तमाम अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे और उनसे पूरी तैयारियों का फीडबैक लिया गया है। वी श्रीनिवास एसीएस मौजूद रहे, स्टेशन कमांडर विनय भारद्वाज, विंग कमांडर अजय दशरथी और अभिजीत सिंह सहित तमाम अधिकारी इसमें मौजूद रहे। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं उस दिन देखने को मिलेगी? कौन कौन उस प्रोग्राम के तहत कौन कौन दिग्गज वहां पर आएंगे, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल व्यवस्था है, क्योंकि मैं जैसा कहा कि जयपुर में पहली बार हो रहा है तो करीब 50,000 दर्शक उस जयपुर की पाल पर मौजूद रहेंगे। तो उनकी बैठने की व्यवस्था, उस समय कोई अव्यवस्था ना रहे, आम जनता वहाँ मौजूद रहेगी, वीआईपी वहाँ मौजूद रहेंगे, तमाम जो अपने वायुसेना के अधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे। ऐसे में सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है, स्थान का भी वहाँ जायजा लिया गया है और उससे संबंधित तमाम जो दिशा निर्देश है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए हैं और उनको तैयारियों का फीडबैक भी दिया गया है। तो एक बड़ा कार्यक्रम पहली बार इस तरह हो रहा है और लगातार जयपुर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा आर्मी डे पर कार्यक्रम हुआ, पहली बार सेना ने अपने हमारे तमाम जो किस तरह सेना का जो शौर्य का कर्तव्य है और हमारे लगातार अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया था। ऐसे में ये एक बड़ा कार्यक्रम जयपुर की धरती पर पुनः आयोजित किया जा रहा है, उसकी तैयारियों का बिल्कुल। लाल सिंह जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो लगातार हम बता रहे हैं एरोबेटिक शो को लेकर के 2 दिन जो 20 और 22 तारीख को होना है जल महल के ऊपर, उसको लेकर के तमाम तैयारियां चरम पर है।
बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 28 फरवरी को प्रस्तावित नरेंद्र मोदी की अजमेर यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा हुई और संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी है। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आमजन की सुविधा को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने अब तक की तैयारियों की जानकारियां दी। सरकार की तरफ से दौरे को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी तेज की गई है। तो समीक्षा बैठक की तस्वीरें आप देख लीजिए। और एक बार फिर से लाल सिंह फौजदार, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ में फोन लाइन पर बने हुए हैं। लाल सिंह जी, आज इस समीक्षा बैठक का क्या कुछ एजेंडा रहा और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? प्रधानमंत्री पीएम मोदी का 28 फरवरी को प्रस्तावित दौरा है अजमेर का। कार्यस्थली में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और करीब 23,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण उस दिन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उनको लेकर मीटिंग ली गई है। खासकर सुरक्षा के इंतजाम और बड़ी संख्या में लोग पीएम मोदी को सुनने आएंगे, उनकी तैयारियों का जायजा लिया गया है। तो तमाम जो एक दौरे को लेकर व्यवस्था होती है, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो या फिर जो भीड़ आएगी उसको कंट्रोल करने की बात हो, उनकी बैठक व्यवस्था की बात हो, वीआईपी की व्यवस्था की बात हो, तमाम जो पहलू पीएम मोदी के दौरे से जुड़े हुए हैं उन सभी की समीक्षा ली गई है और बिंदुवार चर्चा की गई है, क्योंकि ऐतिहासिक दौरा होने वाला है। खासकर राजस्थान के लिए इसलिए भी ये बेहद खास होगा। एक बड़ी सौगात उस दिन पीएम मोदी प्रदेश की जनता को देंगे। तमाम जो बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी तमाम जानकारी के लिए। तो 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर आ रहे हैं और उसे लेकर के समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रखी है। तमाम दिशा निर्देश दिए गए, अधिकारी यहाँ पर शामिल हुए और उस दिन राजस्थान के लिहाज से एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि कई सौगातों की बरसात उस दिन होनी है। राजस्थान विधानसभा में कोरोना वैक्सीन को लेकर के हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से हार्ट अटैक के मामले की जांच की मांग की और कहा, छोटे छोटे बच्चे परीक्षा देते समय गिर रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से शोध करवाया जाए। इस पर विधायक श्रीचंद कृपलानी बोलते हैं कि कोरोना से लाखों लोगों की मौत हुई, नरेंद्र मोदी द्वारा तैयार कराई गई वैक्सीन से लोगों की जान बची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वैक्सीन तैयार करवाई उससे लोगों की जान बची है, ये दावा वो करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज कोरोना वैक्सीन को लेकर के विधानसभा में हंगामा होता है, बहस छिड़ती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है, जहां पर विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि कोरोना वैक्सीन के चलते हार्ट अटैक के मामले में बढ़ोतरी हुई। छोटे बच्चों से लेकर के युवाओं तक में हार्ट अटैक की जो तकलीफें हैं वो देखने को मिली। ये आरोप लगाया नेता प्रतिपक्ष यानी कि टीकाराम जूली ने। तो वहीं सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वैक्सीन तैयार करवाई उससे काफी लोगों को जिंदगियां मिली है। तो आज बहस देखने को मिली विधानसभा में। एक बार फिर मुद्दा अलग था, बहस वही थी, मुद्दा था कोरोना वैक्सीन को लेकर। एक रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि दिन भर सभी सदस्यों के द्वारा जो एक बात आई है कि वैक्सीन के बाद में मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो अचानक कार्डियक अरेस्ट जो आए हैं, और इसको लेके बहुत सदस्यों ने गंभीर चिंता भी जताई है। यहाँ डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने तारांकित क्वेश्चन लगाया, उसमें सरकार ने जवाब भी दिया है कि वृद्धि तो हुई है लेकिन सामान्य हुई है। तो ये बड़ा गंभीर है। इसमें मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि कोई इसकी जांच कराए, साइंटिफिक तरीके से इस पे अनुसंधान होना चाहिए कि क्या वाकई में इस प्रकार की स्थिति, क्योंकि आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे परीक्षा देते हुए गिर रहे हैं। तो मैं यही आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। मैं तो एक रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा